तो हमने बैक्टीरियल 2 डिजीज कर ली, पहली कर ली हमने कुष्ठ रोग कर लिया, दूसरा कर लिया टीबी। अब चलते हैं तीसरा, डिप्थीरिया। बेसिकली बच्चों ये जो बीमारी होती है ये 5 साल तक के बच्चों में होती है और इस बीमारी के कारण बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। डेंजरस और बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर इसका टीका लगवा लिया जाता है तो पूरी तरह से ये इस रोग से बचा जा सकता है। तो शुरू करते हैं डिप्थीरिया, या इसको हिंदी में बोलते हैं रोहिणी। तो देखो बच्चों, डिप्थीरिया इसका जो रोग कारक होता है वो होता है कॉरिनीबैक्टीरियम। कौन सा होता है? कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये इसका रोग कारक है, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। वापस मैं नोटिस करवा रहा हूँ आपसे, एग्जाम में रोग का नाम दिया हुआ आता है, मोस्टली पूछा जाता है कोई 3 बातें, जैसे रोग कारक पूछ लिया, लक्षण पूछ लिया, प्रभावित अंग पूछ लिया, या उसका उपचार पूछ लिया, या उसका टीका पूछ लिया। तो इन चीजों पर आपको फोकस करना है और इनके अंदर छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो देखो, इसका जो रोग कारक होता है वो होता है कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है नाक, नेजल, नाक, गला और टॉन्सिल। नाक, गला और टॉन्सिल ये इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ये इन्फेक्टेड इसका पाथ है, यहीं पर इसका रोग का रोग पाया जाता है। तो आपने देखा होगा, मैं वापस ये जितनी भी डिजीज हैं बैक्टीरियल डिजीज, इनके कुछ सिम्टम्स कोविड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये फेफड़े की बीमारियां हैं कोविड, और इसमें भी लगभग फेफड़ा भी प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कोविड टेस्ट के अंदर नाक में और गले के अंदर एक पतली सी स्टिक डालकर उसका सैंपल लेते हैं, उसको बोलते हैं सिक टेस्ट। सेम इसमें भी उसी प्रकार का टेस्ट करते हैं, वो आगे बात करेंगे। तो देखो, प्रभावित अंग कौन सा हुआ? नाक हो गया, गला हो गया और टॉन्सिल, टॉन्सिल ये वाले पार्ट हो गए। टॉन्सिल कौन से हुए? ये लसिका ग्रंथियों का पार्ट का, लसिका तंत्र का भाग होता है, वो हम लिम्फ सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाला चैप्टर जो अपना था सर्कुलेशन, उसमें अपन ने टॉन्सिल के बारे में बात की है। फिर बात करते हैं इसके लक्षण। तो लक्षण देखो बच्चों की बात के प्रभावित अंग नाक, गला, टॉन्सिल है, तो प्रभाव जिस अंग में होगा वो भी इससे रिलेटेड ही होगा। तो गले में दबाव, गले में जकड़न होगी। जब गले में जकड़न होगी तो क्या होगा? श्वास लेने में दिक्कत होगी। श्वास लेने में दिक्कत होगी, इसका मतलब क्या हुआ? श्वास नली ब्लॉक सी हुई है। तो इसका प्रभावित अंग कौन सा हुआ? एक तो गला हो गया, एक टॉन्सिल हो गया, और श्वास नली और श्वसन तंत्र इसका प्रभावित अंग होता है। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण वही है, जब प्रभावित अंग से दिखे तो जब श्वास नहीं ले पाएंगे तो इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर डायग्नोसिस कर पाता है और फिर उसके बाद में टेस्ट होता है। फिर करते हैं बचाव। तो देखो, बचाव सारे बैक्टीरियल डिजीज के इक्वल है। रोगी की पृथक व्यवस्था, शुद्ध ताजा भोजन, भोजन हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, उबला हुआ पानी होना चाहिए, उसके कपड़े धोने की व्यवस्था, उसका कपड़े मलमूत्र इन सबका उचित निस्तापन या कपड़ों को गर्म पानी में डालकर धोना चाहिए। ये सारे जो बेसिक हैं वो सिम्टम्स है, वो रिकॉर्ड इसमें रखने हैं। और उसके अलावा इसका एक टीका होता है जो बच्चों में लगता है, डीपीटी। अब यहाँ ये डीपीटी 3 रोगों का टीका है। कितने रोगों का है? 3। डी हो गया डिप्थीरिया, पी अपन पढ़ेंगे पोलियो, और टी टिटनेस। तो इन तीनों के अंदर काम करता है, इसलिए इसका नाम हो गया, तीनों डिजीज का फर्स्ट लेटर डीपीटी। तो ये पूरी तरह प्रभावी है, टीका लगने के बाद रोग नहीं होता। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके उपचार की। उपचार वही, बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करके इस रोग से बचा जा सकता है। फिर बात करते हैं इसमें अदर की। तो इसका जो टेस्ट मैं बता रहा था आपको, कोविड का टेस्ट, सेम वही टेस्ट नाक में और गले के अंदर एक पतली सी स्टिक से क्या करते हैं, अंदर के म्यूकस का सैंपल लेते हैं और सैंपल के अंदर जीवाणु की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस आधार के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट आती है। तो ये था डिप्थीरिया। आज बात क्या है, 5 साल तक के बच्चों में ये रोग होने की संभावना पूरी होती है और ये डेंजरस रोग है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इसका डीपीटी का टीका लगाया जाता है और हर बच्चे में टीका लगना आवश्यक है ताकि इन जीवाणु जनित रोगों से बचा जा सके। तो ये था अपना तीसरा रोग जीवाणु का, डिप्थीरिया। आपको समझ में आया होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है रोग कारक कौन सा होता है, तो आपको मालूम पड़ा। ठीक है, अब चालू करते हैं अपन नेक्स्ट। चौथा है वो है टिटनेस।
बच्चों इस टिटनेस रोग एक कॉमन फैक्ट है, एक कॉमन नाम सुना होगा आपने, घर पे सुना होगा, कभी भी चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, खून निकल गया, लोहे की चोट लग गई, मिट्टी में गिर गए, थोड़ा सा घाव हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर घाव को साफ करके बैंडेज कर देता है और फिर एक इंजेक्शन लगाता है, टिटनेस का इंजेक्शन बोलते हैं ना, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया नहीं लगवाया, 72 आवर में चोट वाले स्थान पर लगा लेना चाहिए। कारण क्यों? क्योंकि टिटनेस रोग का जो रोग कारक होता है वो धूल मिट्टी, गोबर, फिर लोहे की जंग खाई हुई वस्तुओं पर, ये हर जगह पाया जाता है और ये डेंजरस बीमारी है। तो शुरू करते हैं इसको। टिटनेस, इसका एक नाम है हिंदी में धनु स्तंभ। धनु ना है धनुष, स्तंभ मतलब उसका पोल। आपने धनुष का डंडा देखा है, कैसा होता है? इस शेप का होता है, थोड़ा सा अर्धचंद्राकार, ठीक है। इस रोग के अंदर व्यक्ति का शरीर भी ऐसा हो जाता है, अकड़ जाता है, दौरा पड़ता है और गर्दन अकड़ गई, हाथ मुड़ गए, थोड़ा सा बैंड सा होता है। इसी कारण से इस शेप का शरीर होने से इस रोग को धनु स्तंभ भी कहते हैं। इसको एक और नाम है लॉकजार्ट डिजीज भी कहते हैं। लॉक क्या? लॉक मतलब बंद, जाम तो जबड़ा, जबड़े बिछ जाते हैं, दौरा पड़ता है तो दौरा पड़ता है तो जबड़े क्या होते हैं? बंद, टाइट हो जाते हैं। इसीलिए इसको लॉकजार्ट डिजीज भी कहते हैं। गर्दन अकड़ जाती है जिससे व्यक्ति का दम घुट जाता है और प्राणी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इसका रोग कारक वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी इसका रोग कारक है। बच्चों खास बात क्या है, देखो ये जो रोग होता है ना, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो रोग कारक है उसके टॉक्सिक, उसके विषैले प्रभाव के कारण से होता है। रोग कारक ये है, बट इसका जो टॉक्सिक फ्लूइड होता है वो रोग पैदा करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अंग। देखो अभी बात की धनु स्तंभ, अकड़ जाना। अब खिंचाव किसमें होगा? मांसपेशियों में। तो प्रभावित अंग कौन सा होगा? यस, मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेबल होता है, जिसके कारण से शरीर अकड़ जाता है। तो अंग कौन सा हो गया? मांसपेशी। मांसपेशी कौन सी? कंकाली है, जो बोन के साथ में अटैच होती है, वो मांसपेशियां इसमें प्रभावित होती है। फिर बात करते हैं बचाव। तो बचाव के लिए इसमें एटीएस यानी एंटी टिटनेस सीरम का टीका लगाया जाता है, जो बताया था, देखो यहाँ पर आया था, ठीक है। तो इसके टीके का प्रयोग करके इस रोग से बचाव किया जा सकता है। एक खास बात, रोग होने से पहले टीका प्रभावी होता है और रोग होने के बाद में टीका नहीं। पहले उसको क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए। तो वो मेडिसिन कौन सी होगी? अपन लोग टीटी का इंजेक्शन लगाया, वो टीटी का इंजेक्शन टीका नहीं है, वो मेडिसिन है, टिटनेस टॉक्साइड। टिटनेस टॉक्साइड वो क्या हुआ? वो एंटी विष है, इसके लिए, इसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया उपचार के लिए। आप बताया मैंने कि टीटी, टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना टिटनेस। बच्चों खास बात ध्यान दो, जब भी चोट लगे, किसी भी तरह की चोट लगे, हल्का सा भी खून निकलता है, घाव हो जाता है, तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। टिटनेस का इंजेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, प्राइवेट में जाओगे 10-20 रुपए लेते हैं। लेकिन अगर ये रोग हो गया, ये संभावना हो गई, तो जान जा सकती है। छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ती है, इसीलिए हमें इन रोगों के बारे में जानकारी रखनी है और सचेत रहना है, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज, वो है अपनी सिंपल, जो बच्चों में आपने नाम सुना होगा, बच्चे और बूढ़ों में ज्यादा होती है, हाँ, निमोनिया। चौथी बीमारी है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया जो बीमारी होती है वो बच्चों में ज्यादा होती है और इसका जो रोग कारक होता है वो होता है कौन सा? डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी इस रोग का रोग कारक होता है और इसके कारण मूल रूप से बच्चे के अंदर कौन कौन सा? फेफड़ा, श्वसन तंत्र आ गया और साथ साथ के अंदर लीवर है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, ये ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जो निमोनिया रोग कारक है, निमोनिया रोग कारक किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है, उसके साथ में करता है गॉल ब्लैडर को करता है यानी लीवर को करता है, पित्ताशय को करता है, रक्त को करता है। रक्त को कैसे करता है? रक्त में WBC का लेवल चेंज हो जाएगा और WBC का लेवल चेंज होने पर ये इस बात को इंडिकेट करता है कि शरीर किसी न किसी रोग कारक से संक्रमित हुआ है। आपने देखा होगा जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर एक बेसिक ब्लड टेस्ट करता है, सीबीसी टेस्ट करता है, कंप्लीट ब्लड सेल्स टेस्ट बोलते हैं उसको, कंप्लीट ब्लड सेल काउंटिंग टेस्ट कहा जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन,
साथ साथ में WBC और RBC और प्लेटलेट्स, इन सब का कंट्रीब्यूशन, काउंटिंग और उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो संख्यात्मक है वो सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें अगर WBC का इफेक्ट चेंज हुआ और WBC किसी भी संक्रमण को प्रकट करती है। ये हो गया इसका ऑर्गन्स। फिर बात करते हैं प्रिकॉशन, बचाव। तो बचाव अभी तक जो अपन ने पढ़े हैं पहले, ये सारे बचाव बैक्टीरियल डिसीज में समान होते हैं। सेपरेट व्यवस्था होती है। फिर उसके अलावा क्या होगा, गर्म पानी, बच्चे के मलमूत्र का उचित निस्तापन, कपड़े गर्म पानी में धोने हैं, एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन से साफ सफाई होनी आवश्यक है। ये बेसिक प्रिकॉशन है और ये इससे बचाव के रिस्पॉन्सिबल है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है, वो सबसे बेस्ट होती है निमोनिया के अंदर। निमोनिया के अंदर प्रतिजैविक कोशिकाएं ही प्रभावी होती है। तो ये बच्चों को बचाव का तरीका होता है। बच्चों को ध्यान देना, निमोनिया रोग की जब तीव्रता अधिक हो जाती है, जब रोग का लेवल बढ़ जाता है, तब क्या होता है, उसके लक्षणों को देखो आप वापस। इसके जो लक्षण है उसमें क्या क्या होगा। इसके लक्षण में बच्चे में बुखार आएगी, साथ में सांस लेने पर सीटी की जैसी आवाज आएगी, कफ के कारण, क्योंकि नेजल पाथ और गला दोनों ब्लॉक से आते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होगी, फीवर आएगा। बीमारी अगर ज्यादा हो जाती है तो अंगुलियों के सिरे ये नीले हो जाते हैं, होठ नीले हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है, स्किन के ऊपर लाल लाल निशान भी जाते हैं। ये निमोनिया रोग की लक्षण है और श्वास लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट लक्षण था। और बचाव का मैंने आपको बताया, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ही इससे बचाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों गौर करो, हमने बैक्टीरियल डिजीज में 5 रोग पढ़ लिए। कौन कौन सा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कुष्ठ कोढ़ रोग, फिर अपन ने पढ़ा टीबी, फिर अपन ने पढ़ा डिप्थीरिया, फिर हमने टेटनस लिया है और अब अपन ने कंप्लीट कर लिया निमोनिया। इन सारे रोगों के अंदर आपको जो मोस्ट चीजें ध्यान देनी है वो क्या क्या देनी है? रोग कारक का नाम, उसका प्रभावित अंग, उसका लक्षण, बचाव, उपचार, कोई टीका वगैरह है उसका तो वो और तुमको ध्यान देना। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक। तो यहाँ पर अपना टॉपिक क्या होता है, पूरा होता है। तो बच्चों अब हमने 5 वाले पूरे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चालू करते हैं, वो है डायरिया। हिंदी में बोलते हैं प्रवाहिका या अतिसार। डायरिया, डायरिया एक कॉमन डिजीज है। गर्मियों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कभी कभार हम बाहर का कुछ खा लेते हैं तो लूज मोशन, उल्टी, पेट में जलन, जकड़न, ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं और कहा जाता है हैजा हो गया। ठीक है, तो वही है डायरिया, अतिसार, उसी को कहा जाता है। अब इसका कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। एक खास चीज, डायरिया बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि इस रोग के अंदर लूज मोशन, उल्टी और दस्त के साथ में शरीर से आवश्यक इलेक्ट्रोड्स बाहर निकल जाते हैं। और आपको मैंने पहले बताया था कि पोषण संबंधित अगर शरीर में कमी होती है तो शरीर में कई तरह के अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो व्यक्ति में कई संक्रमण उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की बात है कि डायरिया क्या है, कैसे होता है, वो देखते हैं। तो देखो, जो अपना रोग है वो है प्रवाहिका या डायरिया। इसी को अपन कहते हैं हिंदी में अतिसार भी कहा जाता है। यह रोग जो होता है वो साइजेला समूह के रोगाणुओं के द्वारा होता है। साइजोला समूह के रोगाणु बैक्टीरिया है, ये ग्रुप है बैक्टीरिया का, और इसके सारे के सारे रोग पैदा कर सकते हैं। आपने ई कोलाई नाम सुना है, वो भी क्या करता है, ये रोग पैदा कर सकता है। अब इसके अंदर जो प्रभावित अंग होता है वो होता है पाचन तंत्र। कैसे हुआ? हमारे शरीर में रोग कारक गया, कैसे गया? दूषित जल, इसका संचरण होता है वो दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा होता है। कैसे हुआ? मक्खियां इस रोग की बहुत बड़ी वाहक होती हैं। बाहर आपने कुछ भी खाया तो अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो रोग कारक शरीर में प्रवेश कर जाता है। दुकानों पर फल वगैरह होते हैं, मिठाइयाँ होती है, ठीक है, चाट पकौड़ी होती है, ये खुली पड़ी रहती है। मक्खियां गंदगी पर बैठकर इस पर बैठती है जिससे रोग का संक्रमण होता है। तो ऐसे दूषित भोजन को खाने पर यह रोग होता है। तो वो दूषित पदार्थ भोजन के साथ साथ में रोग कारक भी शरीर में चले गए और जाकर ये पेट, उदर, पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? लूज मोशन होगा, वॉमिट होगी, मोशन के साथ साथ म्यूकस श्लेष्मा निकलता है, कभी कभी मल के साथ रक्त भी निकलने लग जाता है। तो ये इफेक्ट जनरेट होता है। इस कारण से क्या होगा
शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, उससे कमजोरी आएगी, वीकनेस, चक्कर आएंगे, थकान होगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, व्यक्ति थकान ज्यादा महसूस करता है और उठ नहीं पाता, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। तो ये समस्याएं जनरेट होती है। तो ये इसका जो इफेक्ट हुआ वो किस कारण से हुआ? पाचन तंत्र की अनियमितता के कारण हुआ। तो लक्षण मैंने आपको बता दिया, लूज मोशन हो गए, ठीक है, मल के साथ निकलने लग गया, कमजोरी, डिहाइड्रेशन बोलते हैं स्थिति को। फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को ड्रिप लगा देते हैं और फास्टली ग्लूकोज जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में कम हुए हैं उनको तेजी से ड्रिप के द्वारा शरीर में डालकर उस लेवल को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। इसका जो बचाव है वो यही है कि बाहर कुछ नहीं खाना है, किसी अच्छी साफ सुथरी जगह पर ही खाना है। हमेशा खाने की चीजें ढकी होनी चाहिए, ताजा होनी चाहिए। मार्केट में जितने भी दुकानें हैं उन पर चीजों को ढककर जालीदार कपड़े से या फिर कांच के बॉक्स के अंदर, देखा होगा आपने मिठाई की दुकानों पर फ्रीज में रखते हैं, तो ऐसा अगर साफ सुथरा रखा हुआ है उसी खाद्य पदार्थ को काम में लेना चाहिए। ताजा बना हुआ भोजन बहुत जरूरी होता है, फलों को, सब्जियों को धोकर काम में लेना चाहिए। उपचार के लिए इसमें आपने जब भी ऐसी स्थिति होती है तो ORS का घोल या फिर नमक चीनी का घोल पानी में मिलाकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि शरीर के अंदर इलेक्ट्रोड्स की पूर्ति नियमित हो सके। ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए इसको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी खास बात, अगर कोई पेशेंट इससे इन्फेक्टेड है तो उसका कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसकी सेपरेट व्यवस्था। हमेशा बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, जो भी डिजीज है उनमें ये चीजें कॉमन है बचाव के लिए कि रोगी की पृथक व्यवस्था हो, रोगी के खाने पीने के सामग्री को ताजा तुरंत बनाया जाए, पानी की उचित समुचित व्यवस्था हो, हवादार माध्यम हो, उसके कपड़ों को गर्म पानी से किसी अच्छे एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन से साफ किया जाए, उसके कमरे की अच्छी साफ सफाई की जाए, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बचाव के लिए। उसके मल मूत्र को गड्ढा होकर दबा देना चाहिए, क्योंकि अपन ने पहली बार पढ़ा है कि मक्खियां या अन्य कीट इस रोग के वाहक होते हैं, तो उनके लिए कोई भी इंफेक्टेड मटेरियल अवेलेबल नहीं होना चाहिए जिससे रोग फैलने की संभावना नहीं रहती है। तो ये ध्यान देना है। इसके बाद हम चालू करते हैं, नेक्स्ट है वो है मस्तिष्क आवरण शोथ, मेनिंजाइटिस। बच्चों, अपना जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, ये कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है और मस्तिष्क और कपाल गुहा के बीच में 3 परतें पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नोइड। ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नोइड, ये 3 परतें पाई जाती है। इन तीनों परतों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं मेनिंजाइटिस या मेनिंजेंस कहते हैं। अब ये जो रोग होता है, इस रोग के अंदर ये 3 परतों पर रोग कारक का इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, इनमें स्वेलिंग, इनमें सूजन आ जाती है, ठीक है, और इसके कारण से कई अन्य प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इस रोग का जो रोग कारक होता है वो होता है नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। ये इसका रोग कारक होता है, बैक्टीरिया है, ये इसको प्रभावित करता है। अंग कहाँ होता है? मैंने बताया आपको मस्तिष्क के 3 आवरण है, तो मस्तिष्क और मस्तिष्क के साथ साथ तीनों आवरणों को, तो मस्तिष्क और मेनिंजेंस यानी उसके मस्तिष्क के आवरण को प्रभावित करता है और साथ साथ पाचन तंत्र को भी ये प्रभावित करता है। अब देखो आपके सामने तीनों ऑर्गन लिखे हुए हैं, तो इसके लक्षण क्या होंगे? अब पाचन तंत्र का लक्षण क्या होता है? पाचन तंत्र में कोई बीमारी होगी तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, लूज मोशन होंगे और जलन होगी, यही होता है। मेनिंजेस या मस्तिष्क, अगर इसकी बात करें तो खिंचाव होने पर, स्वेलिंग होने पर क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा, मानसिक क्रियाएं विचलित होगी। तो देखो इसमें क्या होगा? फीवर, बुखार होगा, बुखार होगा तो क्या होगा? सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होगा तो क्या होगा? वॉमिट होगी, उल्टी होगी, उल्टी होने में क्या होता है? बेचैनी होती है, बेचैनी होगा तो क्या होगा? जलन, कमजोरी, थकान, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। उसके बाद इसका जो लक्षण होता है वो संक्रमण, यानी जब ये शरीर में यानी मस्तिष्क की सतहों पर इसका संक्रमण होता है, उसके 2 से 10 दिन के बीच में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया इसका क्या हो गया? लक्षण हो गया। अब बचाव, तो बचाव हमने पढ़े थे वही कि रोगी व्यक्ति की पृथक व्यवस्था, उसके कपड़ों को गर्म पानी से धोना है, उसके खाने के पात्र अलग होने चाहिए और उनको भी गर्म पानी से धोना है, हवादार माध्यम हो,
ठीक है, समय पर नियमित औषधियों का प्रयोग करें, ये इसके बचाव के तरीके होते हैं। उपचार, मेडिसिन, देखो बैक्टीरिया समूह है तो बैक्टीरियल समूह के लिए एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ही सबसे बेस्ट होती है, और सबसे जितने भी रोग पड़ेंगे उनमें चिकित्सक की देखरेख आवश्यक होती है, और प्रति जैविक औषधियों का प्रयोग करके हम रोगों से बच सकते हैं। बच्चों देखो, ये जो रोग होता है ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, और अगर ब्रेन हमारे शरीर का क्या है, पूरी बॉडी का कंट्रोलर है, अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो शरीर के सारे अंगों की क्रियाएं कैसी होती है, प्रभावित होती है। इसीलिए हमें सब जितने भी हमने 7 रोग पढ़े, इन 7 रोग में कॉमन चीज आई है कि अगर हम बाहर के कारकों को या अशुद्ध या दूषित पदार्थों के संपर्क में आते हैं तो रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी हमने आज 7 रोगों के अंदर, यही देखी है कि किसी भी तरह का संक्रमण कब होता है, जब हम लापरवाही करते हैं। मतलब हमारे हाथ साफ होने चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ताजा भोजन ग्रहण करना चाहिए। इन सारी चीजों को फॉलो करने पर हम इन रोगों से बच सकते हैं। तो ये 7 बीमारियों का आपने रोग कारक देख लिया, लक्षण देख लिया, बचाव देख लिया, उपचार देख लिया, रिकॉर्ड देख लिया, इसका कोई वैक्सीन है, मेडिसिन है, वो सारा आपको बता दिया गया, तो आप उनका ध्यान रखें।